शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हो गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद भी हुए हैं। शहीद होने वालों में नायक ज़हीर अब्बास और लांस नायक मेराजुद्दीन शामिल हैं। ISPR ने कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नैब लाहौर ने आमदन से ज़ायद असासाजात की इंक्वायरी में साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को आज तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक नैब सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ 9 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के असासाजात बनाने पर तहकीकात कर रहा है। नैब ने सरदार उस्मान बुज़दार को आमदन से ज़ायद असासाजात इंक्वायरी में 10वीं मरतबा तलब किया है। नैब की जानिब से तहकीकात के लिए तलबी पर सरदार उस्मान बुज़दार अब तक 2 मरतबा पेश हुए हैं। सरदार उस्मान बुज़दार ने अब तक एसेट डिक्लेरेशन परफॉर्मा पर मुकम्मल तफसीलात नैब को फराहम नहीं की हैं। नैब ने महकमा CNW से उस्मान बुज़दार दौर के तमाम मनसूबाजात की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। लाहौर की मकामी अदालत ने परवेज़ इलाही को बतौर साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली जाली भर्तियों के केस में 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने एंटी करप्शन की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं फौज हमारी है और मेरा 9 मई के वाक़या से कोई ताल्लुक नहीं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्ज़ा से उनकी इस रिपोर्ट में। एंटी करप्शन की जानिब से परवेज़ इलाही को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। एंटी करप्शन ने समाअत शुरू होते ही जुडिशल मैजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा बिग पर अदम एतमाद का इजहार किया और कहा कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट हैं जिससे जाहिर होता है कि आप जानिबदार होकर फैसला करेंगे। एंटी करप्शन ने मकामी अदालत से परवेज़ इलाही के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। एंटी करप्शन ने इल्जाम लगाया कि परवेज़ इलाही ने बतौर स्पीकर पंजाब असम्बली हकदारों को महरूम रखा और अपनी मर्जी के फेल शुदा उम्मीदवारों को नौकरी दी। परवेज़ इलाही की जानिब से सदर लाहौर राना इंतजार हुसैन ने दलाइल देते हुए कहा कि बतौर स्पीकर परवेज़ इलाही के पास भर्तियों का इख्तियार था। OTS की जानिब से इम्तिहान लेने के अमल को मुकम्मल किया गया और नताइज पंजाब असम्बली भेज दिए गए। नताइज की रोशनी में पंजाब असम्बली में 3 इजलास हुए और उसके बाद उम्मीदवारों को नौकरी दी गई। ताहम अभी तक उम्मीदवार काम कर रहे हैं। अगर कोई इबहाम होता तो उम्मीदवारों को काम से रोक दिया जाता। पेशी के बाद परवेज़ इलाही ने जिला कचहरी के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फौज हमारी है और 9 मई के वाक़यात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बहुत बड़ा अदारा है माशाल्लाह और वो हमारा अदारा है, हमारा अपना अदारा है। हम इकट्ठे जाते हैं कि मिलके ये सारा। मकामी अदालत ने इसी केस में सेक्रेटरी पंजाब असम्बली राय मुमताज को भी जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। कैमरामैन मोहम्मद रेहान और आमिर बाजवा के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़ लाहौर। लाहौर में जिना हाउस हमला केस में बरी होने वाली यास्मीन राशिद की फोटोग्रामेटिक की फॉरेंसिक रिपोर्ट जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक फॉरेंसिक के लिए भिजवाए गए वीडियो क्लिप्स में नजर आने वाली खातून यास्मीन राशिद ही हैं। फोटोग्रामेटिक रिपोर्ट से यास्मीन राशिद की जिना हाउस के बाहर मौजूदगी साबित होती है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जिना हाउस पर हमले के मुकदमे में मरकजी मुलजिमा हैं और ज़िमनी में नामजद हैं। उनकी बरियत को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और तमाम शवाहिद अदालत में पेश करेंगे। लाहौर से मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मियां आबिद। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में CCP लाहौर और 2 SSP के साथ मीडिया से गुफ्तगू में IG पंजाब का कहना था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद और रशीद, मियां असलम इकबाल और मुराद राज जिना हाउस हमले के मास्टरमाइंड थे। चेयरमैन PTI इमरान खान की गिरफ्तारी पर मुल्क भर में फौजी तनसीबात पर हमले अचानक रद्दअमल नहीं था, बल्कि ये सब कुछ पहले से तैयार मनसूबे के तहत किया गया। मनसूबा तैयार करने वाले वही लोग थे जिन्होंने 8 मार्च को ज़मान पार्क में पुलिस पर हमला तरतीब दिया था। 215 कॉल्स है जो जिना हाउस और 8 मार्च के लोगों के साथ कॉमन है, यानी 215 8 मार्च को जो हंगामे किए गए वही टेलीफोन कॉल्स वही लोग 9 मई में भी मौजूद है। 8 मार्च को हंगामा जमान पार्क के बाहर कराया गया था। IG पंजाब का कहना था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद मरकजी मुल्जिमा हैं, उन्हें अदालत से रिलीफ मिला, लेकिन हम तमाम सबूतों और शवाहिद के साथ इस फैसले को आला अदलिया में चैलेंज करेंगे। 9 मई को जिना हाउस में जलाओ घिराव के वाकयात में यास्मीन राशिद के बराह रास्त मुलविस होने के वीडियो सबूत और टेलीफोनिक गुफ्तगू को भी शवाहिद का हिस्सा बनाया गया है। डॉक्टर उस्मान ने मीडिया को हमले के वक्त की फुटेज और साजिशी थ्योरी भी स्क्रीन पर दिखाई। यास्मीन राशिद 41 कॉल्स और ये कॉल्स GSM की कॉल्स है,
व्हाट्सएप की कॉल्स और इंशाल्लाह ताला इनके जो बाकी डेटा है, हमने ये तमाम चीजें अदालत में पेश करनी है, उसमें एक एक चीज को साबित करना है। आईजी पंजाब का कहना था कि 9 मई के साने में पकड़े जाने वाले अफराद के बुरसा उनकी बेगुनाही के सबूत पेश कर सकते हैं। इसके लिए CCPO लाहौर और DIG इन्वेस्टिगेशन के दरवाजे खुले हैं। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। जहांगीर खान तरीन ने नई पार्टी के नाम से मुतालिक मुशावरत तेज कर दी है। 3 से 4 रोज में पार्टी का ऐलान मुतवक्के है। नई सियासी जमात के लिए अवाम दोस्त पार्टी और पाकिस्तान इंसाफ पार्टी के नामों पर गौर किया जा रहा है। जहांगीर खान तरीन ने लीगल टीम को पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए फौरी इकदाम करने का टास्क भी दे दिया है। तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी जाएगी। तरीन ग्रुप के अहम रुकन नुमान लंगड़ियाल का दावा है कि नई पार्टी बनाने या अपने ग्रुप को किसी जमात में जम करने के दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। जियो न्यूज़ ने बजट के हवाले से एक ग्रेट डिबेट का एहतमाम किया। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा ख़त्म भी हो जाए तब भी अगले माली साल में कर्जों की वापसी की मद में $25 अरब की ज़रूरत होगी, जो IMF प्रोग्राम के बगैर पूरी नहीं हो सकती। डिफ़ॉल्ट या नो डिफ़ॉल्ट, मेरे ख्याल में ये तो गवर्नमेंट को पता है कि क्या इनके पास कोई बायलैटरल ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे वो बोरो करके अपने डिफ़ॉल्ट को अवॉइड कर सकते हैं। अगर वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है हमारे पास तो IMF के अलावा कोई है ही नहीं। हम सबको ये फिक्र होती है जब हम देखते हैं कि जी बाहर की जो कंपनीज हैं वो डिविडेंड नहीं भेज सक रही हैं, LC की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो सामने आती हैं, तो ज़रूर इस बात की फिक्र होती है कि शायद इस दफ़ा ख़तरा जो है वो बड़ा रियल है। Okay, there are 10 countries in the world, they have a huge current account deficit, more than us. मगर उनके अंदर कहीं इंटरनली ऐसे लोग नहीं है जो हर दूसरे दिन कह रहे हैं कि जी आज डिफॉल्ट करेंगे या कल डिफॉल्ट करेंगे। एक्सटर्नली लोगों ने अब मना कर दिया कि जी डिफॉल्ट नहीं होगा। इंटरनली मैं और आप रोज एक तकरीर झाड़ देते हैं, हमारे सूडो इंटेलेक्चुअल आते हैं, वो ये कहते हैं कि जी डिफॉल्ट करेगा। अब उससे पूरी मार्केट का सेंटिमेंट खराब होता है। अगर IMF का नवा जायजा भी पूरा नहीं होता, 9th रिव्यू और ये ट्रांच भी नहीं मिलती और उसके बाद हम नए IMF के स्टैंड बाय एग्रीमेंट पे या एक लंबे प्रोग्राम पे नहीं जाते तो अगले साल के दूसरे क्वार्टर में हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी हाई है कि बगैर IMF के अगले 12 महीने में हम डिफ़ॉल्ट कर जाएं। अब इसका हल है कि क्या ये बचाया जा सकता है? हो सकता है बच जाए, मगर वो टेम्परेरी होगा। अगर टैक्सेस आप इकट्ठा कर सकें, इनफ टैक्सेस, और अपने खर्चे इनफ कट कर सकें तो आप एटलीस्ट फिस्कल प्रूडेंस अचीव कर सकते हैं। अगर वो अचीव करते हैं तो आपका वो जो करंट अकाउंट डेफिसिट का इशू है वो भी हल हो सकता है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $43 बिलियन से लास्ट ईयर का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कम हो गए $25 बिलियन रह गए। तो अगर हम इसको यूं ही आगे एक्सटेंड कर लेंगे जब तक कि वो IMF का अगला प्रोग्राम ऑनलाइन नहीं होता, तो मेरे ख्याल से हम डिफ़ॉल्ट को अवॉइड कर सकेंगे। अगर पाकिस्तान इस किस्म की एक स्कीम दे और ये कहे कि तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो $2-2 लाख जो है मैक्सिमम डॉलर्स वो कंट्रीब्यूट करें, और वो $2-2 लाख जो है उसके अगेंस्ट वो कोई उनको प्लॉट्स ऑफर कर दें, उनको जो है वो कस्टम ड्यूटी के वाउचर्स दे दें। फॉर एग्जांपल कहते हैं भाई गाड़ी का इंपोर्ट जो है ड्यूटी को हम फ्री कर देंगे, उनको फिर आप जो है सेवियर्स ऑफ पाकिस्तान का जो है वो दें। मैं खुद ऐसी गवर्नमेंट की मीटिंग्स में बैठा हूँ जहाँ डिस्कशन हुई है कि एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने कि नहीं, और वहाँ इमीडिएटली पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है या उभर के आता है कि जो कहता है कि नहीं अभी रहने दें, करना है लेकिन अभी रहने दें। रियल एस्टेट के ऊपर किसके सियासी मफादात हैं, क्यों नहीं टैक्स लग सकता, फर्टिलाइजर के ऊपर क्यों नहीं लग सकता, दिस इज़ ओपन फॉर डिबेट। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन द ग्रेट डिबेट में गुफ्तगू करते हुए माहिरीन मईशत का कहना था कि पाकिस्तान में ज़राअत और छोटे दुकानदारों समेत हर सेक्टर पर यकसा टैक्स नाफिज किया जाए। इसके अलावा कोई चारा नहीं कि पाकिस्तान में टैक्स नेट को बढ़ाया जाए। फार्म से लेके जो मार्केट तक जो पैसे कमा रहे हैं, जो होलसेलर्स हैं, उनको अब क्यों नहीं टैक्स सही आते हैं। एग्रीकल्चर को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, और हमारी ज़रूरत भी है कि हमारी अपनी फूड सिक्योरिटी और अपनी आउटपुट जो बढ़ती रहे। तो भले अगर आपने एक्सेप्शनली इनको आपने नहीं भी लाना टैक्स रेट में, बट जो मिडिल मैन है उनको आप डेफिनेटली टैक्स रेट में लेकर आए। एग्रीकल्चर पे टैक्स होना चाहिए, रियल एस्टेट पे टैक्स होना चाहिए, होलसेल पे। एग्रीकल्चर पे तो जो है वो टैक्स है नहीं, ठीक है ना। तो पहले तो ये पॉलिटिकल विल चाहिए कि वहाँ टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस होंगे, इनकम पे नहीं। हाँ, डायरेक्ट इनकम पे नहीं है। और वो जो आपने भी कहा कि भाई जहाँ भी इनकम है वो टैक्स होना चाहिए, तो वो तो आई थिंक पॉलिटिकल विल की बात है। और वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो कहते हैं कि ये जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और वो इधर से उधर करते हैं, तो उसमें आई थिंक सिंसियरिटी नहीं है। हमारी सोसाइटी के अंदर जो हैव वंस और हैव नॉट्स का जो
टैक्सेशन का निज़ाम जो 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 कर्व है वो इतनी बढ़ गई है कि गालिबन वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स और डेट एसेट के ऊपर जो टैक्स है वो एक बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है जिसको हमें परसू करना चाहिए और एक्सप्लोर करना चाहिए। जियो न्यूज़ की इस खुसूसी ट्रांसमिशन द ग्रेट डिबेट में मुआशी माहिरीन ने तजवीज़ पेश की है कि खसारे में जाने वाले इदारों की निचकारी कर दी जाए। पाकिस्तान ने माजी में जिन इदारों की निचकारी की थी वो अरबों रुपए कमा कर दे रहे हैं। दुनिया भर में किसी भी मुल्क की हुकूमत मुनाफा बख्श कारोबार नहीं कर सकती। ब्राज़ील अगले साल 100 इदारों की निचकारी कर रहा है, जबकि मिस्र 40 इदारों की निचकारी करने जा रहा है। भारत ने भी एयर इंडिया की निचकारी कर दी है। ब्राजील में 100 एसेट प्राइवेटाइज हो रहे हैं बाय नेक्स्ट ईयर। इजिप्ट का 40 एसेट प्राइवेटाइज करने का प्रोग्राम है। इंडिया का भी आपने सुना टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीदा है। तो हम कोई ये दुनिया से अनोखी बात नहीं कर रहे। यकीनन प्राइवेटाइजेशन इज द वे टू गो, लेकिन ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन में जाने के लिए उससे पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स है जो हमें जरूर फॉलो करना है। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि हमें जो है वो अपने रेगुलेटर्स को और ज़्यादा ताकतवर बनाना है। प्लान आप करें इस दौरान जब आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, जहां स्टेबिलिटी अचीव करें, आपका प्लान इतना हो चुका हो कि फ़ौरन से आप जाएं मार्केट में और कहें कि देखिए बेसिक मैनेजमेंट है, बोर्ड हमारे पास है, बेसिक स्ट्रक्चर हमने दे दिया है, अब इसमें आए इन्वेस्टमेंट करें और आगे लेके चलें। सूबा पंजाब के तालीमी इदारों में आज पढ़ाई का आखिरी दिन है। तालिबात स्कूल में अपना आखिरी रोज़ खूब हल्ला गुल्ला करके गुजार रही हैं। तालिबात ने छुट्टियों में कहाँ कहाँ के सैर सपाटे के प्रोग्राम बनाए हुए हैं, इनसे बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली मिर्ज़ा। बिल्कुल, पंजाब के तालीमी इदारों में पढ़ाई का आज आखिरी दिन है, कल से छुट्टियां होने जा रही हैं। मैं इस टाइम मौजूद हूं एक प्राइवेट स्कूल में जहां पर तालिबात की एक बड़ी तादाद मौजूद है। छुट्टियां होने पर बड़ी खुश हैं, हल्ला गुल्ला कर रही हैं, फ़न कर रही हैं, एक दूसरे से गले मिल रही हैं और छुट्टियों के मुख्तलिफ प्लान बनाए हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि छुट्टियाँ कैसे गुजारेंगी। जी बताएँ, आप अपनी छुट्टियाँ कैसे गुजारेंगी? हम काफ़ी अर्से से इंतज़ार करते हैं कि गर्मी की छुट्टियाँ कब होती हैं तो हम अपना समर टास्क कंप्लीट करते हैं, उसके बाद किसी जगह घूमने फिरने जाते हैं। हम लोग लाहौर जाते हैं और मीनार पाकिस्तान वगैरह घूमते हैं, वहाँ हमें बहुत मज़ा आता है और वहीं अपना समर टास्क कंप्लीट करते हैं। हम हर साल बड़ी बेताबी से इंतज़ार करते हैं कि कब जून का महीना आएगा और हम कहीं घूमने, अपना समर टास्क कंप्लीट करके कहीं घूमने फिरने जाएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। और हम बड़े एक्साइटेड होते हैं, हम अपनी नानी के घर जाएंगे। पहले हम अपना समर टास्क कंप्लीट करेंगे, फिर हम अपनी नानी के घर जाएंगे। आप बताएं, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, करेंगे और क्या। जी, जैसा कि आपने सुना, इन्होंने मुख्तलिफ प्लान बनाए हुए हैं। कोई घूमने फिरने शुमाली इलाका जाना चाहता है, कोई नानी के और किसी ने दादी के यहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। जी, बन्नू में रोजाना 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग के बायस शहरियों का ज्यादातर इन्हिसार शमसी तवानाई पर है। ताहम सोलर प्लेट्स की बढ़ती कीमतों के बायस ये नेमत भी गरीब की पहुंच से दूर होती जा रही है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मंजूर उद्दीन। जी, बन्नू में गर्मी बढ़ते ही शमसी प्लेट, यूपीएस और बैटरी की मांग में इजाफा हो जाता है। रोज़ाना 24 घंटों में 12 से 14 घंटे लोड शेडिंग रोज़मर्रा का मामूल है, जिसकी वजह से लोगों का ज़्यादा इन्हिसार शमसी तवानाई से हासिल होने वाली 12 वोल्ट बिजली पर है। साथ में गर्मी के बढ़ते ही इन एशिया की कीमतों में भी इजाफा हो गया है, जो क़ुव्वत ख़रीद से बैर होती जा रही हैं। ज़िला बन्नू में और मुज़फ़्फ़रात में शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसकी छत पर यह शमसी प्लेट नस्ब ना हो। घर की ज़रूरत बन चुकी है। दूसरी तरफ शमसी तवानाई का कारोबार करने वालों का कहना है कि महंगाई और हुकूमत की जानिब से टैक्सेस की वजह से कीमतें बढ़ गई हैं। हम क्या करें, हम भी मजबूर हैं। जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खत्म होते ही जनवरी में न्यूजीलैंड का भी दौरा करेगी। कीवीज के देश में व्हाइट बॉल सीरीज खेली जाएगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 वनडे मैचेस होंगे या 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस, इसका फैसला होना अभी बाकी है। ज़राए के मुताबिक न्यूजीलैंड क्रिकेट ने पाकिस्तान को वाइट बॉल क्रिकेट सीरीज़ की पेशकश की थी, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रजामंदी जाहिर की है और अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड बोर्ड के दरमियान शेड्यूल को हतमी शक्ल देने के लिए बातचीत जारी है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे के अख्तिताम पर न्यूजीलैंड में सीरीज़ खेलने की पेशकश की। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज़ का तीसरा और आखिरी टेस्ट 7 जनवरी को सिडनी में ख़त्म होगा और इसके बाद न्यूजीलैंड में सीरीज़ का इनेकाद होगा। न्यूजीलैंड दस्तयाब विंडो में वाइट बॉल क्रिकेट सीरीज़ का इनेकाद चाहता है। वाइट बॉल सीरीज़ में 3 वनडे या 5 T20 मैचेस होने का इम्कान है।
पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन निदा डार का कहना है कि मुल्क में खवातीन क्रिकेटर्स के पूल में इजाफा खुशाइन बात है। पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पहले से बेहतर हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिलना ज़रूरी है ताकि प्लेयर्स अच्छी परफॉर्मेंस को अच्छे फिनिश में तब्दील कर सकें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में किया। निदा, रिसेंटली आप पाकिस्तान टीम की कैप्टन नॉमिनेट हुई हैं। कितना अहम चैलेंज है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी ये कि अब आगे लेके जाना है पाकिस्तान टीम को? जी डेफिनेटली एज अ कैप्टन तो आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और एज अ प्लेयर भी आपके पास होती हैं और एज अ सीनियर कैंपेनर हमेशा से जिम्मेदारी लेके ही चलें। प्लान्स में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास आने वाले दिनों में बहुत सारी सीरीज़ भी हैं, मैचेस भी हैं लड़कियों के लिए, और सबसे अच्छी चीज़ ये कि हमारे इमर्जिंग भी हमारे साथ तैयार हो रहे हैं। कौन से ऐसे प्लेयर्स आपकी नज़र में जो दरवाज़ों पर दस्तक दे रहे हैं पाकिस्तान वुमेन टीम की? देखिए जी, बहुत सारे इमर्जिंग भी हैं, अंडर 19 के भी प्लेयर्स ऐसे हैं, और अभी हमारे अपने पूल में भी ऐसे लोग हैं जिसको हम इंशाल्लाह ताला आगे चांस देंगे। सिर्फ नाम तो ऐसे बहुत सारे लोगों के हैं, लेकिन हमें यही सिर्फ हमें सिलेक्ट करने हैं या ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें हमें भी मुश्किल हो। कितना लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं विमेन सुपर लीग के लिए आप लोग और आपके तमाम कोलीग्स? देखिए, हम तो हमेशा से सुपर एक्साइटेड रहे हैं और हम काफ़ी टाइम से इसकी कोशिश भी कर रहे हैं कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां हम दुनिया को भी दिखा सकें और दुनिया हमारे पास आए खेलने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे एग्जीबिशन मैचेस हमारे हुए हैं और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह PSL भी ज़रूर स्टार्ट होगी। और सबसे खुशाइन चीज़ ये है कि हमारे पास लीग क्रिकेट ऐसी है जो कि पूरी दुनिया में मशहूर भी है। T20 ब्लास्ट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी का कहना है कि वो दुनिया भर में पाकिस्तानी कम्युनिटी के शुक्रगुजार हैं जो हर जगह उन्हें सपोर्ट करने पहुंचती है। इंग्लैंड में मौजूद जियो न्यूज़ की नुमाइंदा खुसूसी साइमा हारून से गुफ्तगू में शाहीन ने 10 नंबर की शर्ट अलॉट करने पर नॉटिंघमशायर इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया। नॉटिंघम में हमारे जितने भी मैच हैं उसमें तकरीबन सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी आते हैं, जो कि अच्छा फील होता है। और यहाँ बर्मिंघम में भी अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है, सपोर्ट करते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है जब भी पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस करता हूँ। और जैसे मैं आया था मैंने यही अपने टीममेट्स को भी कहा था कि हमारी इधर काफ़ी अच्छी मेमोरीज़ है और होप हम इधर अच्छा करेंगे। बैटिंग तो जितने मैं पहले करता था वही कर रहा हूँ, बस जब आपको मौका मिलता है और आप रन करते हैं फिर ही लोगों को लगता है कि ज़्यादा बैटिंग पर फोकस किया है, बट ऐसी कोई बात नहीं। आपकी शर्ट का नंबर 10 है जो नॉटिंघम आउटलास की जो एक और ज़बरदस्त खिलाड़ी थे उनके पास था, आपको ये नंबर कैसे मिला? जी बिल्कुल, ये LSS उसके पास ही था। उसने काफ़ी टाइम से ये यूज़ कर रहा था। जब मैं आ रहा था तो जस्ट रिक्वेस्ट की थी कि ये नंबर मैं पाकिस्तान के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ। लाला का नंबर है तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं रखूँ। तो थैंक्स फॉर हिम कि उन्होंने मुझे वापस ये नंबर दिया। मक्का सुपर लीग के मैच में यंग स्टार्स जद्दा ने रियाद स्टार्स को 8 विकेटों से हरा दिया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद नईम के मुताबिक मैच में रियाद स्टार्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 7 ओवर्स में 71 रन बनाए। बाद में यंग स्टार्स जद्दा ने हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर 5 ओवर में हासिल कर लिया। मैच देखने के लिए शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद भी ग्राउंड में मौजूद थी। मेहमान खुसूसी अदनान अहमद थे। जीतने वाली और हारने वाली दोनों टीमों को मोहम्मद यामीन जट ने इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेयर कराची और डिप्टी मेयर के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। मेयर कराची के लिए मुर्तज़ा वहाब का नाम फाइनल कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने मेयर और डिप्टी मेयर के नामों की मंजूरी दे दी है। कराची में जेल चौरंगी के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर और इमारत में आग लगने के वाक़े को 1 साल गुजर गया। आग के बायस बेघर होने वाले मकीन दोबारा अपने फ्लैट्स में आबाद हो गए। मकीनों ने महफिल शुक्राने का एहतमाम किया। वकास संगारिया में रिपोर्ट करेंगे। कराची जेल चौरंगी पर कायम डिपार्टमेंटल स्टोर में लगी आग को 1 साल का अरसा गुजर चुका है। 1 साल में इस इमारत के रिहायशियों की अजियत वही जानते हैं, मगर अब इसी इमारत में रोशनियां दोबारा लौट आई हैं। 1 साल के बाद आज रिहायशियों की जानिब से इमारत में कुरान खानी का एहतमाम किया, जिसका मकसद पिछले साल होने वाले हादसे को पीछे छोड़कर
आगे सफ़र को जारी रखना है। इतना बड़ा इंसिडेंट था तो कुछ किसी के पास रहने की जगह नहीं थी, कुछ नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने फिर एक साथ सारी चीज़ें प्रोवाइड करी लोगों को। एक वक्त ऐसा था कि हमें लग रहा था कि अब ये उठ नहीं सकेगी, लेकिन हिम्मत दी अल्लाह ने, सब किया और इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमने अच्छा काम किया। कमेटी ने भी काफ़ी साथ दिया। कितनी तकलीफ से वो हम दिन गुजार रहे थे, बट हर तकलीफ के बाद राहत है। हमारा ईमान है, हमारी रब से दुआ थी और हिम्मत हौसला इसलिए था कि हमारे मकीन हमारे साथ थे, हमारी कमेटी के लोग हमारा बहुत ख्याल रख रहे थे। रिहायशियों का ये भी कहना था कि हमें ये भी देखना चाहिए कि जिन वजूहात पर आग लगी थी वो तमाम तकनीकी मसाइल दोबारा ना हों। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ वक्कास आलम अंगारिया, जियो न्यूज़, कराची। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माहौलियात से मुताल्लिक आगाही का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क के दीगर बड़े शहरों की तरह कोयटा को भी शदीद माहौलियाती मसाइल का सामना है, जिसकी एक बड़ी वजह प्लास्टिक के थैलियों का आम इस्तेमाल है। यौम माहौलियात से मुताल्लिक कोयटा से हमें रिपोर्ट करेंगे शहाब उमर। क्वेटा में बढ़ती आबादी की वजह से जहां दीगर समाजी, मुआशरती और शहरी मसाइल हैं, वहां माहौलियाती मसाइल ने भी गंभीर सूरत-ए-हाल इख्तियार कर ली है। शहर में एक तरफ सफाई का फुकदान और सीवरेज का नामुनासिब निज़ाम तो दूसरी जानब धुआं छोड़ती गाड़ियाँ। ऐसे में प्लास्टिक के थैलों के बेदरक इस्तेमाल ने तो माहौल को बिगाड़ कर रख दिया है। प्लास्टिक की वजह से सारी बीमारियाँ, प्लास्टिक की वजह से हमारे सारे सीवरेज लेने बंद, प्लास्टिक की वजह से हमारे जितने भी हेल्थ। अब देखो ये एक चीज़ जो है दूसरे के साथ लिंक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्लास्टिक को कम करेंगे तो हमारे जो हॉस्पिटल्स पे रश है, जो हमारी बीमारियां हैं वो कम हो जाएंगी। जब वो कम होंगी तो हमारे लोग हेल्दी होंगे। क्वेटा में प्लास्टिक के थैलों के इस्तेमाल पर इंतजामिया ने पाबंदी तो आयद की, लेकिन इस पर अमल दरामद न होने से माहौलियात में बेहतरी न आ सकी। शहर में जा बजा कचरे के ढेर और नालियों में पड़े प्लास्टिक के बैग्स माहौलियात की बेहतरी के हवाले से हुकूमती दावों की नफी करते हैं। यहाँ भी शहर छोटा है, नाली छोटे हमेशा इनसे बंद होते हैं, सफाई करने वाले भी इसका बहुत कम होता है। पक्का चीज़ है वो, पक्का प्लास्टिक है गैर कानूनी। मगर ये है कि आजकल सफाई का भी हाल आपको खुद मालूम है, हर जगह में करकट कचरे पड़े हुए और नालियाँ जो है वो सारे बंद है, छोटे छोटे नालियाँ हैं। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक कई सालों तक ज़ाया न होने वाले प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल के इंसानी सेहत और माहौल पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि न सिर्फ इन बैग्स के इस्तेमाल पर आयद पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, बल्कि शहरियों में इसके नुकसानात के हवाले से शऊर व आगाही भी बेदार किया जाए, जो कि इस साल आलमी यौम माहौलियात का मौजू भी है। कैमरामैन अरशद नईम के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, क्वेटा। मुल्तान की नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी में आलूदगी के खात्मे और सीवरेज के गंदे पानी को साफ करने के लिए नया सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है। मजीद जानते हैं कशमाला इमरान से उनकी इस रिपोर्ट में। मुल्तान आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 7वां सबसे बड़ा शहर है, जहां हर साल 66 मिलियन क्यूबिक मीटर गंदे पानी का इखराज होता है, जिसे बगैर किसी ट्रीटमेंट के नहरों और दरियाओं में छोड़ दिया जाता है। हमारी इंडस्ट्री जो है जितना भी वेस्ट है वो डायरेक्टली कैनाल में फेंक रही है, जिससे वाटर कंटेमिनेशन हो रही है, वाटर पोल्यूशन का प्रॉब्लम हो रहा है। और ये जब पोल्यूटेड वाटर हम वेजिटेबल या क्रॉप को लगाते हैं तो उससे हैवी मेटल और दूसरे केमिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मुल्तान की ज़राई यूनिवर्सिटी के महकमा माहौलियात के माहिरीन ने वेटलैंड ट्रीटमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाया है। इस ट्रीटमेंट सिस्टम के लिए डकवीड, वाटर लेटिस, टाइफा, पेनीवर्ट और विट्रोवर्ट जैसे वेटलैंड पौधे उगाए जाते हैं, जिनके ज़रिए सीवरेज के पानी को साफ करके फसलों की काश्त में इस्तेमाल किया जा रहा है। सीरीज़ ऑफ पॉन्ड्स हैं और हमने मुख्तलिफ टाइप्स के प्लांट्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, और पानी जो है ना एक पॉन्ड में आता है, वहाँ से ये पानी दूसरे पॉन्ड में शिफ्ट होता है, और अल्टीमेटली जब पाँचवें पॉन्ड के अंदर ये पानी जाता है तो 80-90% ये पानी साफ़ हो चुका होता है। तो ये एक कह लें कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीक़ेकार है और चीपर तरीक़ेकार है। ज़राई यूनिवर्सिटी के माहिरीन का कहना है कि गंदे पानी को नहरों और दरियाओं में छोड़ने से पहले इसे साफ़ करने की अशद ज़रूरत है, ताकि हम अपने माहौल को बचा सकें और इंसानों के लिए सेहत से मुतालिक मसाइल को कम कर सकें। इस तरह के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के ज़रिए सीवरेज के पानी को साफ़ करने और दोबारा इस्तेमाल करने के ये इक़दामात अगर हुकूमती सतह पर किए जाएँ तो कई किस्म की आलूदगी का खात्मा करके पाकिस्तान के माहौल को बेहतर बनाया जा सकता है। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ कशमाला इमरान, जियो न्यूज़, मुल्तान।
कोयटा में आटे की कीमत में कमी के बावजूद तनूरों पर कम वजन की रोटी फरोख्त की जा रही है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई थी, लोकल बस ट्रांसपोर्ट में उसके असरात आवाम को नहीं पहुंच पाए, वैसी ही सूरत हाल कोयटा के तंदूरों पर नजर आ रही है कि जहां पर आटे की कम होती कीमतों के बावजूद जो शहर में कम वजन की रोटी है वो महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। हुकूमत की जानिब से इस जानिब कोई एक्शन नहीं दिया गया। शहरी ज़ेनी कोर्स का शिकारन का कहना है कि 200 से 220 ग्राम की रोटी इस वक्त 30 रुपये में फरोख्त की जा रही है, जबकि सरकारी सतह पर इसका नर्फ जो था वो 270 ग्राम रोटी की 30 रुपये में फरोख्त का था। इसी तरह डबल रोटी के नाम पर तकरीबन 380 से 400 ग्राम की रोटी जो है वो 60 रुपये में फरोख्त की जा रही है। सूरत हाल ये है कि वो जो शहरियों का शिकवा है कि वो जो रोटी है वो भी खाने के काबिल नहीं है। दूसरी जानिब पहले जो नॉन बायन एसोसिएशन का दावा था कि आटे की कीमत बढ़ गई है, गंदम की कीमत में इजाफा हो गया है, उनके लिए अपना आटे की कीमत को पूरा करना मुश्किल है, इसलिए वो महंगाई कर रहे हैं। अब सूरत हाल उसके बरक्स है कि कीमतें कम हुई हैं और तकरीबन गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान तकरीबन 600 रुपये फ़ी मन गंदम की बोरी पे कीमतें कम हुई हैं। इसी तरह जो आटे का 20 किलोग्राम का थैला था उसमें भी तकरीबन 5 से 550 रुपये कमी आई है और आने वाले दिनों में मज़ीद कमी का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, लेकिन इसके असरात या इसके समरात वो आम आदमी तक नहीं पहुँच पाए हैं। अस्तोर में कई रोज से जारी बारिश का सिलसिला थम जाने के बाद सयाहती मकामात पर रौनकें बहाल होने लगी, सयाहों का रश लग गया है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जी, ज़िला अस्तोर में गुज़िश्ता कई रोज़ से जारी बारिश और बराई इलाकों में जारी बर्फबारी का सिलसिला थम जाने के बाद मौसम यहाँ पे साफ़ हो चुका है। यहाँ पे जो अक्सर जो सियाती मकामात वैरान पड़ी हुई थी वहाँ पे रौनकें लोग आई है। सियाती मकामात के ऊपर इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ सियाह मौजूद है। यहाँ के जो दिलकश मनाजिर हैं, हर तरफ सरसब्ज़ पहाड़, चारों तरफ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं, बहते हुए यहाँ पे दरिया हैं और खूबसूरत चश्मे हैं, ग्लेशियर्स हैं। साथ में यहाँ पे जो दीगर जो खूबसूरती है वो इस वक्त इंतहाई दिलकश मनाजिर पेश कर रही है और इस वक्त भी पूरे मुल्क में मुल्क का खूबसूरत ज़िला अस्तोर में सियाह यहाँ पे यहाँ का लम्हा ब लम्हा बदलता हुआ मौसम और यहाँ की खूबसूरती से खूब लुत्फ़ उठा रहे हैं। जी, नारोवाल में हज़रत बाबा लाल कलंदर हुसैन के उर्स पर 20 टन ठंडे मीठे इलायची बादामों वाला दूध का कुआं चलाया गया, जो आने वाले ज़ायरीन ने खूब सैर होकर पिया। ज़िला नारोवाल की तहसील जफरवाल के नवाही गांव बड़ा पिंड जरपाल में बाबा लाल कलंदर हुसैन के मज़ार पर दूध का कुआं है, जहां उर्स के मौके पर हज़ारों अफराद दूध पीने आते हैं। हज़रत बाबा लाल शाह कलंदर के उर्स में आने वाले ज़ायरीन को 20 टन वाले दूध के कुएँ से ठंडा मीठा इलायची और बादामों वाला दूध दिया गया, जो लोगों ने खूब सैर होकर पिया। कुएँ में से ऊँटनी की मदद से दूध निकाल कर ज़ायरीन को पेश किया जाता है और इंतज़ामिया के मुताबिक 20 टन दूध में इलायची, पिस्ता, बादाम, चीनी और बर्फ़ डाली जाती है और 3 रोज़ तक ज़ायरीन को पेश किया जाता है। और मेले की तकरीबात में मुल्क भर से हज़ारों अक़ीदतमंदों ने शिरकत की।